नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पार्टी में आंदोलन की आग। कांग्रेस गा रही, कांग्रेसी गा रहे, विरोध राग। तो कांग्रेस में आंदोलन की आग और कांग्रेसियों का विरोध राग। कोई कह रहा है प्रभारी मिलने का समय नहीं देते, कोई कह रहा है कि मैं जब से अध्यक्ष बना, यानी प्रदेश अध्यक्ष ही ये बात कह रहे हैं, तो पार्टी में कुछ लोग नाराज़ हो गए। कमलेश्वर पटेल सीनियर कांग्रेस लीडर, बड़ी उम्मीद से देखा जाता है उन्हें, वो भी कुछ इसी तरह की बात करें। आखिर ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस को उसके सीने में कोई बहुत बड़ा खंजर भोंकने जा रही हैं, लेकिन ये अच्छा इस मायने में नहीं है कि आप एक तरफ ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके भीतर से ये इस तरह की जो बातें आ रही, जो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं। तो क्या है पूरा मसला, पहले समझने के लिए स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। स्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में बहुत निराशा। माननीय चौधरी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वे हमें शीघ्र समय देंगे। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या? शायर सागर खयामी का ये शेर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर सटीक बैठता है। राहुल गांधी संगठन सृजन के जरिए पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं, तो पार्टी के अंदर ही आंदोलन की आग जैसे लगातार भड़क रही है। पहले जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर कई जगह विरोध का ज्वालामुखी फटा। उसका लावा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कमलेश्वर पटेल ने विरोध की मशाल अपने हाथों में उठा ली। उनके निशाने पर थे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी। कमलेश्वर के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी प्रदेश प्रभारी की तरफ से संगठन को समय न मिलने पर सवाल उठाए। माननीय चौधरी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वे हमें शीघ्र समय देंगे। हमारा उद्देश्य है कि माननीय चौधरी साहब हमारे कार्यक्रम में, हमारी बैठक में उपस्थित होंगे, माननीय जीतू पटवारी जी उपस्थित होंगे, तो हमारी क्या कार्यप्रणाली, हम भविष्य में क्या करेंगे, इस संदर्भ में हम उनको अवगत कराएंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे निर्देशन प्राप्त करेंगे। दरअसल सेवा दल प्रदेश प्रभारी को बैठक के लिए 3 बार पत्र लिख चुका है, लेकिन उसको समय नहीं मिला। अब कांग्रेस के अंदर असंतोष की चिंगारी दिखी तो बीजेपी तो इसके लिए तैयार ही रहती है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा, प्रभारी तो अब विवादित हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी तो अब मध्य प्रदेश में विवादित हो ही गए हैं। उन पर कार से लेके कार्यकर्ताओं को बेकार करने तक सारे आरोप लग चुके हैं, और ऐसा अगर प्रदेश प्रभारी होगा और ऐसा अगर प्रदेश अध्यक्ष होगा तो नतीजा जो होगा वो कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। बीजेपी ने तो सियासी दस्तूर निभा दिया, वहीं इससे इतर कांग्रेस में जो हो रहा है वो पार्टी की अंदरूनी राजनीति का अक्स दिखाता है, या आंदोलन की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के खुलेपन का एक ऐसा हिस्सा है जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। मध्य प्रदेश में हमेशा से क्षत्रपों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस में कई बार नेता पार्टी से बड़े नजर आते हैं, और गुटबाजी की एक बड़ी वजह भी यही बनता रहा है। ऐसे में अगर अंदर सुरताल नहीं मिल रहे हैं तो पार्टी को सोचने की तो जरूरत है, क्या ये संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप है कि नेता पार्टी के मंच पर अपनी बात न रखते हुए मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहना पसंद करते हैं? कहीं ये हाईकमान भी तो नहीं चाहता कि ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रीति नीति से छिटक रहे हैं, उनके लिए एक सेल्फ एग्जिट का रास्ता दिखाया जाए? तमाम बातें हैं, अंदरूनी सच्चाई कांग्रेस ही जानती है, लेकिन नामचीन शायर अख्तर शिरानी ने लिखा है, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी।
तो देखा आपने कि मसला कांग्रेस के भीतर की चुनौती का है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस के अंदर कथित रूप से सुलग रही आंदोलन की आग नेतृत्व पर सवाल खड़े करती है? संगठन सृजन में लगे प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर क्या पार्टी में असंतोष है, जो एक संकट का इशारा है? क्या कांग्रेस हाईकमान गुटबाजी की बीमारी पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? ये बड़े सवाल हैं। जो मेहमान हैं, चलिए उनकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, उनका बहुत स्वागत है। नमस्कार। संतोष गौतम जी हैं, जो आज गंभीर मुद्रा में हैं। हो सकता है उनके मन में भी चिंताएं उमड़ घुमड़ रही हों कि ये चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये बार बार एक के बाद एक। और चौधरी साहब तो इंदौर, हमारे योगेश यादव जी तो इंदौर से ही हैं। संतोष गौतम जी का बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। जय जी, मैं इसे बेवजह की बयानबाजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई वजह भी ऐसी नज़र नहीं आती कि आप अपनी ही पार्टी को लेकर, अपने ही प्रभारी को लेकर, ख़ासतौर से पहले कमलेश्वर पटेल, समझ ही नहीं आया कि क्या नाराज़गी है और इतनी बढ़ गई नाराज़गी। और अब सेवा दल संगठन के मुखिया ये बात कह रहे हैं कि समय मिल ही जाएगा। प्रभारी कोई इतना बड़ा पद नहीं है, इतना भारी पद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, संगठन के लिहाज से बहुत भारी है, लेकिन मिलने जुलने के लिहाज से तो उनका काम ही है मिलना जुलना। जितना मिले जुलेंगे उतना पार्टी में एक सुर होगा, प्रसन्न होंगे कार्यकर्ता। क्या कहेंगे आप? पार्टी का स्वरूप ऊपर जो बदलता दिख रहा है, खासकर राहुल जी जिस तरह से आम आदमी से मिलते हैं, सीधे लोगों से मिलते हैं, वो स्वरूप कहीं ना कहीं नीचे तक आकर के अभी रुक गया है। अभी भी वही ठसक, वही अहंकार, वही ईगो अभी तक बना हुआ है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पार्टी अपने आप को बदलना चाहती है, वो ऊपर से तो बदलती दिख रही है, राष्ट्रीय स्तर पे तो कुछ बदलाव दिखता है, लेकिन उसका असर प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। और ये पार्टी के लिए एक चेतावनी है, खतरे की घंटी है। ये बात सही है कि अभी ये असंतोष के जो भी स्वर उठ रहे हैं, उससे पार्टी को एक दुरुस्त करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है समय रहते ही इसको दुरुस्त कर ले तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही खड़े होंगे जहाँ पे कांग्रेस पहले खड़ी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। और कोई शेर बड़ी खूबसूरती से ये बात कहता है कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो आप जहाँ से गुजर चुके हैं, अगर आप वहाँ फिर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि रास्ते का रोड मैप आपके पास ठीक से नहीं है। बहरहाल, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, एक और मौका मिल जाता है बीजेपी को, क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से पिछले जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, तब से ही कांग्रेस में असंतोष के स्वर देख रहे हैं। क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में हमारे लोग हैं, तो इसलिए टिप्पणी करना भी वाजिब होता है उसमें। लेकिन इनका ये नितांती आंतरिक मामला है। जिस तरह से अभी कमलेश्वर पटेल की आपने बात की, अजय सिंह राहुल भैया की बात कर लें और अन्य नेताओं की बात कर लें, आज ये सेवा दल ने जो इनको चाहे फिर अध्यक्ष हो चाहे प्रभारी हो, क्योंकि संगठन इस समय पार्टी सिर्फ संगठन के माध्यम से ही जीवित है, सरकार में तो है नहीं ये लोग। पर उस संगठन में भी आप देखेंगे कि जो धड़े हैं, जो गुट हैं, जो कबीले हैं, जो टुकड़े हैं, वो हर आदमी अपना प्रतिनिधित्व चाहता है और हर आदमी अपने हिसाब से उनको डेंट करने से बाज नहीं आ रहा। संगठन में अगर संगठन को, तो मुझे लगता है कि मुखिया जो है वो सर्वोपरि होता है, और मुखिया के साथ जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसको इनको मानना चाहिए। पर कांग्रेस चूंकि सत्ता लोलुपता वाला दल है, जब से इनके पास सत्ता होती है तभी इनका संगठन दिखता है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कोई कहां से किसको खींच रहा है, कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है। कभी दिग्विजय सिंह और इनकी अदावत देखते हैं, कमलनाथ जी की अदावत देखते हैं, कभी अरुण यादव जी और राहुल भैया और कांतिलाल भूरिया। तो ये इनके जो गुट धड़े, ये सब एक अपनी डपली, अपना राग बजाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस में जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। शरद जी, चलिए, तो अब तो आप भी ऐसा लगता है थकने लगे हैं टिप्पणियां कर करके कांग्रेस के मसलों पर, कि अब क्या कहें, हर दिन एक ना एक विषय ले आते हैं। कभी कमलेश्वर जी, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह देते हैं कि मेरे अध्यक्ष बनने से सब कुछ, पार्टी में कुछ लोग नाराज़ हो गए थे। जी
संतोष जी क्या कहेंगे आप मुश्किलें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बेवजह की बेफिजूल किस्म की चीज़ें हैं जिनको बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है, आसानी से हैंडल किया जा सकता है, और हो सकता है पार्टी गंभीरता से सोच भी रही हो। जी क्या कहेंगे? शरद जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सब बेफुजूल की बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है, तो वो दरअसल अपनी जो संकट है उससे ध्यान बटाना चाहते हैं प्रदेश की जनता का। और वहां जितने कबीले हैं, कांग्रेस में इतने कबीले कभी नहीं रहे। हम देखते हैं कि वहां पर सिंधिया जी का कबीला है, कैलाश विजयवर्गीय का कबीला है, प्रहलाद पटेल का कबीला है, गोविंद राजपूत का कबीला है, मोहन यादव का कबीला है। तो ये सारे कबीले मिलकर जो आपस में लड़ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ल का कबीला है, और एक कबीले के लोग और 3-4 कबीले के मुखिया अभी हवाई जहाज में बैठ के अमित शाह और मोहन भागवत को शिकायत करने गए थे यहाँ के पर्ची वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये तो सब बातें पब्लिक डोमेन में जीतू पटवारी जी ने उठाई कि कौन कौन गया था हवाई जहाज में बैठ के। राजेंद्र शुक्ला सहित और अन्य लोग गए थे, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग मिलने गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि जो लूट के हिस्से की बंदर बाट है उसको सभी कबीले आपस में बराबरी से चाहते हैं, और वो मिल नहीं रहा है। जैसे इंदौर का जो कबीला था वो कैलाश विजयवर्गीय का माना जाता था, पर यहाँ के मुखिया बनकर बैठ गए मोहन यादव। तो लिहाजा भ्रष्टाचार के जो हिस्से की मलाई है उसके कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। अरे वही शरद जी, थोड़ा उस पर तो आइए। जी शरद जी मैं वही तो, अरे शरद जी सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये डिबेट एक दिन ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट आज बीजेपी है। झगड़े पर भी बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसी से ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि एक कबीले के लोगों ने तो अपने मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पोस्टर भी लगा दिए। शरद जी आपको तो पता ही होगा किस कबीले की बात कर रहा हूं। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री की बात बनाने की बात कर रहे हैं उनके कबीले के लोग। इस पर दुर्गेश केसवानी जी की कोई विशेष टिप्पणी है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि दुर्गेश केसवानी इस पर क्या कहेंगे कि सिंधिया जी के कबीले के लोग क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। गोविंद राजपूत के कबीले से भूपेंद्र सिंह का कबीला क्यों लड़ रहा है। गोपाल भार्गव क्यों नाराजगी व्यक्त करते हैं। रघुनंदन शर्मा क्यों कह रहा है कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है। कैलाश विजयवर्गीय क्यों कह रहा है कि वन मंत्री मेरी सुनते नहीं है, या वन मंत्रालय के अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। मैं यहाँ पर पेड़ लगाना चाहता हूँ लेकिन वन मंत्रालय में मेरी कोई सुनता नहीं। मेरी बात पूरी हो गई तो चौधरी साहब कब समय दे रहे हैं सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष को? नहीं, वो तो निश्चित ही समय देंगे, और चौधरी साहब बेहद सक्रिय प्रभारी हैं, और सेवा दल की जो नाराजगी वो दूर हो जाएगी। क्या है, व्यस्तता के चलते अगर सेवा दल को समय नहीं मिल पाया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो 1-2 दिन में मसला सुलझ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल इसी से खुश है, तो मेरी मुबारकबाद उन्हें। चलिए बोल लीजिए दुर्गेश जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? डॉक्टर दुर्गेश। देखिए शरद जी, बहुत पुराना शेर है, वो फिर से एक बार आपके चैनल पर ही बोल रहा हूँ। जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया। इनको या तो विषय से भटक के बात करने की आदत है, या अपने विषय पे ये कुछ चल नहीं पा रही इन लोगों की। इनको आज अगर सुधारना है तो अपने आप को सुधारना है, पर ये इन सब चीजों से भटक कर ये भाजपा के इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। तो इनको भी मुबारक हो, वो हमारे इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। उनको भाजपा में सब चीजें दिख रही हैं, उनको मुबारक हो। बाकी हम अपने संगठन के साथ खड़े हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन के साथ खड़ा है, और हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। हमारे प्रभारी जी भी आपको सब जगह दिखेंगे, हमारे नेतागण भी आपको सब जगह दिखेंगे। अब ये अपना ऐब छुपाने के लिए ये दूसरी बातें इनसे सब करा लीजिए, पर इनके बारे में बात मत करिए। अरे सुधार आपके संगठन में होना चाहिए, आपको अपने संगठन की चिंता करना चाहिए, आपको अपने संगठन के बारे में बताना चाहिए कि आपके प्रभारी जी टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके नेता टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जीतू पटवारी जी बोलते हैं कि पार्टी का तेल लेने। तो ये लगता है कि ये आप लोगों का शगल बन चुका है। आपको सिर्फ भाजपा में ऐब ढूंढने हैं मेरे भैया। संतोष भाई, आप संतोष रखिए, आपको गंभीरता से हमने सुना। तो जो हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, आप करिए। आप पर भाजपा की चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व उसके लिए सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आता हूं। जी जी, एक लाइन केवल बोलना बोलिए जल्दी से बोल लीजिए। चूंकि दुर्गेश जी ने एक शेर सुनाया, तो एक शेर मैं भी अर्ज कर देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दुर्गेश जी को तो पता ही है कि नरोत्तम मिश्रा और बाकी नेताओं की हालत क्या है वहां पर, तो दुर्गेश जी मुझसे बेहतर समझते होंगे। लेकिन हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ख्याल बनाते रहिए कांग्रेस के बारे में। चलिए नागला साहब, आपने एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काफ़ी नज़दीक से देखा है जब 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी मुखिया हुआ करते थे।
उस समय बहुत सी बातें आज जो कांग्रेस के लिए कही जाती हैं बीजेपी के लिए कही जाती थी कि बीजेपी कांग्रेस से मिली हुई है, जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए आवाज़ नहीं उठाई जाती है, और ऐसी बहुत सारी बातें थीं। लेकिन 2003 की जो तैयारी बीजेपी ने की, उसने एक ऐसा नेतृत्व दिया बीजेपी को, उमा भारती, जो कम से कम तमाम जो बड़े नेता उस समय के थे उनकी तुलना में बहुत ही फायरी और एग्रेसिव थी, और मीडिया सहित सभी में ये मैसेज था कि इनको कोई मैनेज नहीं कर सकता। सो कॉल्ड अगर पॉलिटिक्स में मैनेज करने की भी कोई प्रथा होती है तो उमा भारती लड़ी, संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी लाए गए जो उसी तौर तरीके के थे, और उसका पूरा फायदा उस बीजेपी को मिला जिसकी विश्वसनीयता 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में डाउटफुल मानी जाती थी, और इसके प्रणेता कथित रूप से खुद दिग्विजय सिंह माने गए, जो जब चाहे जब सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ चले जाते थे, जब चाहे जब शेजवार जी के यहाँ जाते थे, और जब चाहे जब बाबूलाल गौर जी के यहाँ जाते थे। क्या कांग्रेस को भी ऐसी किसी सर्जरी की जरूरत है या वो कर चुकी है? ये बात सही है कि उमा जी का जिस तरीके से एंट्री हुई थी और जितनी आक्रामकता के साथ उन्होंने, क्योंकि मैंने उस पूरी कैंपेनिंग को देखा है, और मैं शरद जी एक रास्ता का जिक्र करना चाहूंगा। खालवा में उनकी सभा थी और बरसते पानी में इतनी सारी छतरियों के साथ में एक चित्र उस समय नई दुनिया में प्रमुखता है। मुझे कुछ लोगों पे फोन आए कि यदि बरसते पानी में यदि इतनी भीड़ आ रही है तो फिर इसका मतलब अब संकेत साफ है। तो उमा जी ने निश्चित रूप से वो हुआ, और ये भी सच है कि उनकी एंट्री को उस समय के बहुत सारे बड़े नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एक बड़े बदलाव का कारण बनी। लेकिन ये बात और है, और दूसरा एक मास लीडर के रूप में उमा जी की स्वीकार्यता तो समाज में थी ही, और मीडिया के साथ में भी वो काफी कंफर्टेबल होती थी। तो मुझे लगता है कि वैसी आक्रामकता की फिर जरूरत कांग्रेस में है। देखिए, जहां भी सत्ता होगी, मैं बीजेपी हो कांग्रेस हो, वहां पर ये सारे ध्रुवीकरण भी होंगे, वोट भी होंगे। मैं नहीं कहता कि बीजेपी उससे परे है या कांग्रेस उससे परे है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे लोग उसी समाज से आ रहे हैं जिस समाज में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सब जगह वो है। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इससे बच नहीं पाई है, न बच सकती है। तो लेकिन ये बात है कि एक अनुशासन जरूर होना चाहिए यदि आपको एक लक्ष्य को पाना है तो, और कहीं ना कहीं एक स्वीकारोक्ति और जो भी आपकी शिकायत शिकायतें हैं वो अंदरूनी होना चाहिए, पब्लिक लिए कम से कम नहीं आए, ये जरूरी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा जय जी। लेकिन एक चुनौती भी है कि दोनों जो नेता हैं कांग्रेस के वो बहुत आक्रामक हैं, और उनके लिए भी ये कहा जाता है कि वो उनके राजनीतिक वजूद की लड़ाई चूँकि ये बनी है, इसलिए वो उसके लिए डू और डाई की बैटल के लिए तैयार है। लेकिन संगठन के मोर्चे पर कांग्रेस, प्रभारी के मोर्चे पर कांग्रेस उस मजबूती के साथ अभी सामने उसको आना है जिस मजबूती से बीजेपी सामने आती, जिस तरह उसका संगठन एक छतरी बनकर अपने पदाधिकारियों के ऊपर छा जाता है, उनको संरक्षण देता है, उनको ताकत देता है, वो भूमिका अभी हरीश जी को निभानी है, दिल्ली में राहुल जी और उनकी टीम को निभानी है कि वो एक बैकअप सपोर्ट दें, और इस तरह के विषय जो उठ रहे हैं उनको एड्रेस करते हुए साइडलाइन करें, जिसकी कमजोरी अगर बीजेपी से तुलना करें तो कांग्रेस में अभी भी दिखती है संगठनात्मक मोर्चे पर। जीतू पटवारी या उमंग सिंगार में नहीं। दुर्गेश जी। निश्चित रूप से शरद जी, जिस और आप इंगित कर रहे हैं, नागरा जी उनकी ओर इंगित कर रहे हैं, तो उनको सीखने का समय है, सीखना चाहिए। समय रहते सीखेंगे तो निश्चित रूप से अभी तक जो असफलताओं का ताज जो जीतू पटवारी जी पर चल रहा है, उनके सबसे ज्यादा पुतले उनके पूरे प्रदेश भर में फूके गए। उनके समय ही मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश लोकसभा में हुआ है। उन्हीं की समय 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। और जो असफलता है उनको, अब उनको मुझे लगता है कि अपने आप को प्रूफ करने का समय है कि जनता के हित की, कम से कम झूठे मुकदमे जिस तरह से पूर्व में उन्होंने उठाते रहे, सच के साथ खड़े रहकर जनता के हितों का काम करेंगे तो ऐसा हम सत्ताधारी दल होते हुए हमें भी अच्छा लगेगा। हम और अच्छा प्रदेश की जनता के लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्येय 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का है, उनका काम करने का है, उनके 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 लिए दिन रात हम लोग खड़े रहते हैं 24/7। तो और अच्छा होगा जब विपक्ष अच्छा होगा, तो सरकार को भी और अच्छा काम करने का आनंद आएगा। हमारे मुख्यमंत्री तो हमेशा ही इसकी चिंता करते हैं। आप देखिए, ये सिर्फ आलोचनाएं और आरोपों के आभूषण पहन के कांग्रेस के लोग
आपके टीवी चैनलों और उनपे दिखते हैं, और जो उनके आभूषण हैं, झूठ, छल, कपट, धोखा, ये इनके इर्द गिर्द बातें करते हैं। अब इन सब चीजों से उठकर प्रदेश के विकास के लिए सबको आना चाहिए। आप अपने संगठन को बनाइए, आप अपने संगठन में जो कमियां हैं उनको देखिए। आप सिर्फ आरोप लगाएंगे भाजपा पर। आपको हमारे यहाँ तो गुट होते नहीं है, पर ये टीवी चैनलों पे बैठ के इस तरह के राग अलापते रहते हैं। मुझे लगता है कि यही बात आपको शो करती है कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। आपका एक शब्द मेरे जहन में अटक गया, आरोपों के आभूषण। अब हिंदी में इस तरह के शब्द कम सुनाई देते हैं, तो ये थोड़ा साहित्यिक ट्रेंड वाला एक शब्द था, अच्छा लगा। आरोपों के आभूषण। गौतम जी जवाब दीजिए जी। देखिए शरद जी, एक चीज मैं बता दूं कि इन्होंने बोला, दुर्गेश केसवानी जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहते हैं। अगर यहाँ सत्ता में शिवसेना होती तो हम उस पर आरोप लगाते, अगर यहाँ सत्ता में समाजवादी पार्टी होती, बसपा होती, तो हम उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है और वो सरकार बैठी है जो किसानों के हितों का ध्यान नहीं दे रही है। जो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे ये क्या हो गया, बौखला गए दुर्गेश जी आप तो? मैं तो बोल रहा था आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि खाद की लाइनों में किसान पिट रहा है, खाद की लाइनों में किसान पिट रहा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पलायन चरम पर है, यहाँ पर रेत माफिया चरम पर है, यहाँ पर अवैध खनन माफिया चरम पर है, यहाँ हर तरह का माफिया चरम पर है। यहाँ पर विधायकों की गाड़ियां लोगों को कुचल रही हैं, यहाँ पर एमवाई अस्पताल में चूहे लोगों को खा जा रहे हैं, बच्चों को खा जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की अराजकता फैली हुई है। और शरद जी एक बात और, आपने कहा कि आप सुन लीजिए, अरे विषय पर ही बोल रहा हूँ, यही विषय है। दुर्भाग्य से विषय यही, और इन्हीं विषयों पर बहस होना चाहिए। शरद जी मैं एक चीज बता दूं, आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी पर इतना बोल रहे हैं, जबकि आज विषय कांग्रेस की गुटबाजी का है। मैं शरद जी इस मौके का इंतजार करता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी गुटबाजी पर कभी कोई बहस हो तो उसमें मैं अपने विचार रखूं, लेकिन जब वो मौका हमें नहीं मिलता है तो हमें उस विषय में भी घुसना पड़ता है। जब कांग्रेस की गुटबाजी पर विचार हो रहा हो तो हमको भाजपा की गुटबाजी दर्शानी पड़ती है। हम वो मौके ढूंढ रहे हैं कि जब चैनलों पर बहस होगी कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक कबीला कह रहा है कि हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उन पर बहस क्यों नहीं होती? मैंने किसी चैनल पे नहीं देखा कि सिंधिया जी के पोस्टर पर कोई बहस हुई हो। तो हमको वो मौके निकालने पड़ते हैं और हम ऐसे मौके निकालते रहेंगे क्योंकि हम विपक्ष, हम जनता की आवाज है। चैनल पर बैठकर आप इस तरह की बातें, मैंने आरोप नहीं, मैंने कहा मैं मौके ढूंढता हूँ, मैं मौके ढूंढता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसा बार बार कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं टीथिंग ट्रबल्स हैं, ये इशू ऐसे नहीं है, ये हमने बार बार ये बात कही है और ये सच भी है। लेकिन आप कांग्रेस को बीजेपी को कटाक्ष करने का, तंज करने का मौका देते हैं, उसका और कोई नुकसान हो ना हो, कार्यकर्ता का और खुद संतोष गौतम जी के मनोबल पर असर आता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी है, हमारे नेता, दोनों नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकदम से कमलेश्वर जी का बयान आ जाता है। कई बार खुद जीतू जी अनजाने में ऐसी बात कह देते हैं जिसको राजनीतिक तौर पर, इस पर एक समझदारी के साथ रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है पार्टी सोच रही होगी इस पर। जी देखिए, पार्टी तो अपनी कोशिशों में लगी हुई है शरद जी, और मैंने पहले भी डिबेट्स में कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन परिणाम एक दिन में नहीं आते हैं। और मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो 3 उपचुनाव हुए उनके परिणाम हमारे लिए सकारात्मक आए। इससे तो आप भी एग्री करेंगे, चाहे वो बुधनी का परिणाम हो, चाहे विजयपुर का परिणाम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी कोशिशें लगातार कर रही है। जीतू पटवारी जिस प्रकार से अथक मेहनत मैदान में कर रहे हैं, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे दुर्गेश केसवानी जी हो, कोई भी हो। जीतू पटवारी की मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हरीश चौधरी जी से उनका सामंजस्य अच्छा है। हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सभी की जोड़ी मिलकर कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रही है और छोटे मोटे मतभेदों को हम दूर कर लेंगे। आपकी भावना को हरीश चौधरी जी भी समझेंगे, समझना चाहिए। दिल्ली में बैठे नेता भी समझें कि संतोष गौतम जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो टीवी चैनल की डिबेट में सेनापति की तरह अपनी पार्टी के पक्ष की रक्षा करते हैं, ताल, तलवार, ढाल, भाला, जो कुछ भी हो सकता है वो सब लेकर आते हैं। लेकिन आप उनको वो मौका दीजिए कि वो गर्व से सर ऊंचा करके इस डिबेट में या मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बिना संकोच के अपनी बात कह सकें, क्योंकि बार बार विषय ऐसे उठते हैं जो विषय उन्हें डिफेंड करने की तरफ ले जाते हैं और वो उसे बीजेपी की तरफ टर्न करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगा राजनीति में, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कार्यकर्ता उत्साह से भरता है, आप उसे फिर कहीं ना कहीं चिंतन की तरफ ले जाते हैं कि हमारे नेता ही हमें लेट डाउन करने की कोशिश क्यों करते हैं। ये बड़ा सवाल है।
कांग्रेस को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है 28 की, ये उसके वजूद के लिए बहुत ज़रूरी लड़ाई है। अब तक हम बीते 20 सालों में अनेक लड़ाइयों में कांग्रेस को हारते हुए हमने देखा है, 18 छोड़ देंगे, लेकिन 28 की लड़ाई अब हारे तो सब हारे जैसी हो सकती है। ईश्वर न करे, क्योंकि लोकतंत्र में दो दलों का जो मजबूती से लड़ेंगे तभी लोकतंत्र की मजबूती होगी, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस को रेट्रोस्पेक्शन के साथ इस तैयारी में ज़रूर जुटना चाहिए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया संतोष गौतम जी और बहुत शुक्रिया जय नागराज जी। नमस्कार।